दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पर। तो कल हमने कुछ दिक्कत की वजह से 40 नंबर तक ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे टेस्ट सीरीज़ के, और ये हम 41 यानी 41 से अभी स्टार्ट करेंगे। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर के टीले की खुदाई की गई थी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये सन के ऑप्शन है, यानी 1958 से 60 में, या 1940 से 42 में, 1920 से 22 में, या 1950 से 52 में, लगभग इस तरीके से इसके चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमने वीडियो और प्लस इसके जो आंसर शीट है उसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है। तो आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके वहाँ से आप आंसर भी इनके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर के टीले की खुदाई 1950 से 52 में की गई थी, और इसका सांस्कृतिक क्रम बहुत लंबे समय तक फैला रहा, जिसमें व्यवसाय में 4 अंतराल शामिल थे। तो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बौद्धों के साथ साथ जैनियों का भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, सारनाथ, कौशाम्बी, देवीपाटन या कुशीनगर। आपको पता है कि जैन धर्म जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत फ्लरिश हुआ है, हालांकि बहुत जगह फैला। तो ये इसके मानने वाले जो अनुयायी हैं वो कई सारे राज्यों में भी हैं, पर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इसका मतलब पूरा वो रहा है स्टार्टिंग ही। तो कौशाम्बी का उल्लेख वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार हुआ है। बुद्ध के काल में कौशाम्बी भारत के सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध शहरों में से एक था। यह प्राचीन भारतीय संचार का एक प्रमुख केंद्र था, क्योंकि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के मुख्य मार्ग शहर में मिलते थे। तो क्या हो जाएगा कौशाम्बी। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो 36 से आप इंग्लिश ट्रांसलेशन से भी देखते चले, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि राजा अवंती पुत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित है, काशी, चेदी, अवंती या सूरसेन, ठीक है। तो राजा अवंती पुत्र ये कहाँ से संबंधित है आपको बताना है। पहले बात की जाए तो आप देखो महाजनपद के बारे में नाम सुनते हैं कहीं ना कहीं, है ना। सूरसेन महाजनपद यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित है, और इसकी राजधानी मथुरा थी। कहाँ पर स्थित है, तो यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित है, इसकी राजधानी मथुरा थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार एक सूरसेन राजा अवंतीपुत्र एक बौद्ध अनुयायी था। उसका नाम शाब्दिक अर्थ अवंती का पुत्र, सूरसेन और अवंती के बीच एक वैवाहिक गठबंधन की ओर संकेत करता है। तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सूरसेन। और ये क्षेत्र कहाँ बताया है तो वो आपको मैंने डिटेल में बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी बरेली में थी। तो अभी आपने देखो सूरसेन को तो पढ़ लिया, चेदी, काशी, कंबोज और पांचाल, इनमें से किसकी राजधानी कह रहे हैं कि बरेली थी। तो सूरसेन महाजनपद को हमने भी पढ़ा था, यानी कि देखा था। बात करें कि पांचाल महाजनपद में वर्तमान रोहिलखंड क्षेत्र शामिल था, और इसे गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था। राज्य की 2 राजधानियां भी थी। उत्तरी में उत्तर पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, जो उत्तर प्रदेश में बरेली में आधुनिक रामनगर के साथ पहचानी गई, और दक्षिण में दक्षिण पांचाल की राजधानी कापिल्य थी, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कापिल्य के साथ पहचानी गई थी। तो क्या हो जाएगा पांचाल, यानी इसकी 2 कह रहे हैं, उत्तर में उत्तरी और दक्षिण में दक्षिणी। नेक्स्ट है, किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभ शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, मंदसौर या उदयगिरी शिलालेख, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। भीतरी स्तंभ शिलालेख कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर की सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर पाया जाता है। तो इसी से ये बात पता चली कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से आगरा का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक या सिकंदर लोदी, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि आगरा की स्थापना या आगरा का संस्थापक कौन था। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। तो दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने वर्ष 1504 में आगरा की स्थापना की थी। सुल्तान की मृत्यु के बाद शहर उनके बेटे सुल्तान इब्राहिम लोदी को सौंप दिया गया। उन्होंने आगरा से अपनी सल्तनत पर तब तक शासन किया जब तक कि वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल बादशाह सम्राट बाबर से लड़ते हुए हार नहीं गए। तो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप पढ़ लो। अकबरा नाम पूछ रहे हैं, अकबराबाद, ठीक है, अकबरा नहीं अकबराबाद के नाम से जाना जाता था पूछ रहे हैं। तो देखो, आगरा शहर का स्वर्ण युग मुगलों के साथ प्रारंभ हुआ। इसे तब अकबराबाद के नाम से जाना जाता था, और यह बादशाहों यानी सम्राटों अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आगरा को, ठीक है।
नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फतेहपुर सीकरी में, कलियर में, देवा शरीफ या गढ़ मुक्तेश्वर। अब ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष जो मेला लगता है ये किस स्थान पर लगता है? लखनऊ से तीर्थ नगरी देवा मात्र 42 किलोमीटर की दूरी पर और बाराबंकी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर पूर्ववर्ती अवध के मध्य में स्थित है। तो कहाँ पर लगता है? देवा शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि वर्ष 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? 4 ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। 4 ऑप्शन दिए गए, आगरा किला, बादलगढ़ किला, लाल किला या बरौली किला, ठीक है। आपको बताना है तो बादलगढ़, इसकी केंद्रीय स्थिति के महत्व को समझते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। वर्ष 1558 में आगरा पहुँचे उनके इतिहासकार अबुल फजल ने दर्ज किया कि यह एक ईंट का किला था जिसे बादलगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। तो कौन से स्थान या जगह हो गया? तो बादलगढ़ का किला, ठीक है। नेक्स्ट है सूची का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में धार्मिक शिक्षक हैं और ये क्षेत्र हैं: लाल देद कश्मीर, लाल शाहबाज कलंदर सिंध, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली एंड रामानंद उत्तर प्रदेश। आपको यहाँ पर बताना है, आगे कूट भी दिया गया है तो हमें पहले मिलान करना है। देखो अगर मिलान करें, लाल देद आपका कश्मीर, यानी कि ये फर्स्ट सही है। लाल शाहबाज कलंदर तो सिंध, ये भी सही है। निजामुद्दीन औलिया का नाम आप वैसे भी सुनते ही रहते हैं तो ये भी आपका दिल्ली सही है। और रामानंद तो उत्तर प्रदेश सही है। इस तरीके से हम देखेंगे। आप पहले ये वाला प्रोनाउंसिएशन देखते चले, फिर हम आगे उसका आंसर देखते कि कौन सा उसमें मैच हुआ है, ठीक है। 46, 47, 48, 49, 50, ओके। क्योंकि क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सेम मतलब सही थे तो A1, B2, C3 एंड D4, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट है 1479 ईस्वी तक बस्ती तथा इसके आसपास के क्षेत्र किसके नियंत्रण में थे? दिल्ली सल्तनत, राजपूत, जौनपुर सल्तनत या परमार। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं तो इसलिए क्वेश्चन खूब सारे बन के आते हैं, ठीक है। 1479 ईस्वी तक बस्ती और उसके आसपास के जिले जौनपुर सल्तनत के शासकों के नियंत्रण में रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका C, जौनपुर सल्तनत। कह रहे हैं कि खलील उल रहमान का मकबरा कहाँ बनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए, गाजियाबाद, मगहर, मुरादाबाद या लखनऊ। खलील उल रहमान का, ठीक है। तो वर्ष 1680 में मुगल काल के दौरान औरंगजेब ने संभवतः स्थानीय प्रमुखों से राजस्व का नियमित भुगतान प्राप्त करने के लिए काजी खलील उल रहमान को गोरखपुर के चकलेदार भूमि धारक के रूप में भेजा था। और खलील उल रहमान ने गोरखपुर के सीमावर्ती जिलों के सरदारों को राजस्व का भुगतान हेतु मजबूर करने के लिए अयोध्या से मार्च किया। तो इनका जो मकबरा बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? तो मगहर में कह रहे हैं, ठीक है। कहाँ? मगहर में। कह रहे हैं कि जयचंद का पतन किस ऐतिहासिक घटना से हुआ? पानीपत का युद्ध, तराइन का, चंदावर का या प्लासी का, ठीक है। जयचंद का आप नाम सुनते ही हैं खूब उसमें हिस्ट्री में। तो 9वीं शताब्दी की शुरुआत में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज में रहने वाले अयोध्या वासियों को पदच्युत कर दिया और इस शहर को अपने विस्तारित साम्राज्य के केंद्र के रूप में स्थापित किया। यह साम्राज्य प्रसिद्ध मिहिर भोज प्रथम, जो 8 से 885 ईस्वी के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंचा। तो चंदावर का युद्ध था जिसमें जयचंद का पतन हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गाजीपुर के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और जमानिया शहर का विकास किया। सेकंड है कि गाजीपुर राजा बलवंत सिंह के अधीन बनारस राज्य में आ गया। तो नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर बताना। कूट हमारे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हमें बताना कि दोनों ये ऑप्शन आपके सत्य हैं, यानी कथन सत्य हैं। तुगलक काल में जौना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक ने जौनपुर को राजधानी के रूप में स्थापित किया, जिसके तहत गाजीपुर पर शासन किया गया। जौना खां के शासनकाल में सैयद महमूद गाजी ने राजा पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज राजा मंधाता को हराकर इस शहर की स्थापना की थी। लोधी काल में नसीर खान नुहानी गाजीपुर का प्रशासक था, जिसने इसकी स्थितियां बदल दी। मुगल काल के दौरान यह क्षेत्र मुख्य केंद्र था जब बाबर ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और मोहम्मद खान नुहानी यहाँ के प्रशासक बने। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इतनी ही बात समझने से देखो, अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और जमानिया शहर का विकास किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर जमींदार मनसा राम ने अधिकार कर लिया। तो कथन सेकेंड हमारा यहाँ पर कह रहे हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड भी सत्य है, लेकिन इन्होंने पता नहीं
गाजीपुर के इतिहास। अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का काराबासा और जमानिया शहर का विकास किया। फिलहाल आपका कह रहा है कि सेकेंड ऑप्शन सत्य है। देखो ये भी समझ लो। तो अकबर वाली बात हमने सुन ली। इसके बाद गाजीपुर बनारस राज्य के आधिपत्य में आ गया और मनसाराम के पुत्र राजा बलवंत सिंह गाजीपुर के राजा बने। कौन? मनसाराम के पुत्र राजा बलवंत सिंह। ठीक है, तो बी ऑप्शन मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं इसीलिए। ठीक है, थोड़ा डिटेल में चीज़ें दी गई हैं तो उनको 2 बार जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कई सारे लोग हैं। नसीर खान नुहानी है, गाजीपुर का प्रशासक था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां कहते हैं, है ना। तो वो चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नाम आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सभी मतलब उधर हिस्ट्री के हैं तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए अच्छे से पहले पढ़ लेना, फिर आंसर बताते हैं। राजा संसार चंद द्वितीय के काल में ही हमीरपुर अधिक सुर्खियों में आया। उन्होंने सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया और इस स्थान पर महल और मंदिर बनवाए। तो क्या सही हो जाएगा आपका? राजा संसार चंद द्वितीय। सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन हमारा सत्य है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया था, तो इनको आप देखते चलो। ठीक है, 53, 54, 55 आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने सबसे पहले नमक सत्याग्रह को नेतृत्व दिया? मेरठ, अलीगढ़, रायबरेली या उन्नाव? ठीक है, यूपी स्पेशल है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व राणा बेनी माधव सिंह इसी क्षेत्र से थे। उन्हें रायबरेली के निवासियों द्वारा जिला अस्पताल के रूप में जाना जाता था, जिनका नाम उनके नाम पर रखा गया। वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायबरेली उत्तर प्रदेश में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य था। तो क्या हो जाएगा? रायबरेली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा से व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश में असहयोग आंदोलन से जुड़ा था या जुड़े थे? गंगा प्रसाद वर्मा, AP सेन, राय राजेश्वर बाली या जगत नारायण? अब ये देखो नीचे दिए गए कूट, अब कूट का मतलब एक से ज़्यादा लोग भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि इसीलिए इन्होंने कूट को इस तरीके से फॉर्म किया है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्या है? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो बात करें वर्ष 1899 में यानी 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का अधिवेशन RC दत्त की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित किया गया था, और इसमें जो लोग जुड़े थे वो चारों के चारों, यानी कि गंगा प्रसाद वर्मा, AP सेन, राय राजेश्वर बाली और जगत नारायण, यानी डी ऑप्शन आपका सत्य है। पूरी डिटेल में नहीं पढ़ के बता सकती, वो आप अपना यहाँ पढ़ लेना। हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की विभूतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब ध्यान देना, यहाँ पर सही नहीं पूछ रहे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय दूसरे गोलमेज सम्मेलन के सदस्य नहीं थे। B, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत 1857 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। C, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा एक संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया गया था। या D, A और B? अब इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं है, वो हमें बताना है। पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो लंदन में आयोजित हुआ था, और उन्हें वर्ष 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का पुरजोर विरोध भी किया था। किसने? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। बात करें अगर यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, तो A और B, ठीक है, सदस्य नहीं थे, ये गलत है, क्योंकि सदस्य थे, वो गए थे, है ना। B, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत 1857 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। तो वर्ष 1878 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की। उन्होंने मुसलमानों की स्थिति में सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन भी प्रारंभ किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? D ऑप्शन, यानी कि A और B आपका यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का। सूची दी गई है कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस अधिवेशन। किसने मतलब अध्यक्षता की, वो हमें बताना। रमेश चंद्र दत्त, विलियम एडनबर्न, सरोजनी नायडू या JB कृपलानी? सरोजनी नायडू जी ने कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी, तो आप ऐसे मिला सकते हो C2। ठीक है, C2 को मतलब वो कर सकते हैं। और विलियम वेडनबर्ड की बात करें तो इलाहाबाद 1910 का जो अधिवेशन होता है उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, इलाहाबाद 1910 वाला। ठीक है, तो ये आपका B3 हो जाएगा, C2 B3। जो मेरठ में होता है उसको JB कृपलानी जी ने अध्यक्षता की थी, और बचा आपका लखनऊ का तो उसको रमेश चंद्र दत्त ने। ठीक है, यानी RC दत्त भी बोलते हैं। तब आंसर आपका निकल आएगा सिंपली। पहले तो आप यहाँ से ये ऑप्शन देखते चले, 56, 57, 58,
59 एंड आगे बढ़ेंगे। देखो A4 B3 C2 और D1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 59 का ए ऑप्शन यानी ए कूट हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नसीरुद्दीन हैदर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? वे ज्योतिष और खगोल विज्ञान में विश्वास रखता था। तारा वाली कोठी की स्थापना वर्ष 1832 में उनके द्वारा की गई थी। तो नीचे चार कथन दिए गए हैं A, B, C और D। हमें बताना कि इनमें से कितने कथन सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्शन है वह ज्योतिष और खगोल विज्ञान में विश्वास रखता था। सेकंड, तारा वाली कोठी की स्थापना वर्ष 1832 में उसके द्वारा की गई थी। तो नीचे दिए गए कोड से हमें सही उत्तर बताना है। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका। नसीरुद्दीन हैदर के बारे में बात हो रही 1827 से 1873। तो वह गाजीउद्दीन हैदर का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह 20 अक्टूबर 1827 यानी 1827 को 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा। ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान में उनका दृढ़ विश्वास था, अतः कथन फर्स्ट हमारा सत्य है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि उन्होंने वर्ष 1832 में लखनऊ में एक शाही वेधशाला तारावली कोठी या द हाउस ऑफ स्टार्स की स्थापना की थी। तो इस तरीके से देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सत्य है। कुछ चीज़ें डिटेल में और दी गई हैं, जैसे उन्होंने अपने दफनाने के स्थान के लिए इर्दत नगर में एक करबला का पुनरुद्धार किया। इस तरीके से कुछ फैक्ट हैं, तो उनको आप पढ़ लेना। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में गठित सिविल सेवा समिति में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य सम्मिलित थे? 2, 3, 5 या 7? तो सिंपल है। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में यानी 1885 में होती है, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक A.U. होम द्वारा की गई थी। कलकत्ता में आयोजित दूसरे अधिवेशन में उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 74 हो गई थी। इस सत्र की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। बात करें तो कितने लोग सम्मिलित थे, सदस्य सम्मिलित थे? तो 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक सदस्य था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राम मनोहर लोहिया, रोशन सिंह, लक्ष्मी रमण आचार्य या पुरुषोत्तम दास टंडन। ये कौन सी पार्टी है? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात हो रही, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया वह कांग्रेस के समाजवादी गुट से जुड़े थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। तो क्या हो जाएगा आपका? राम मनोहर लोहिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी समाचार पत्र प्रताप का प्रकाशक था? हसरत मोहानी, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद वल्लभ पंत या विजय सिंह पथिक। ये 4 ऑप्शन है और ये आपका यूपी स्पेशल के बड़े अच्छे और ख़ास क्वेश्चन हैं। अच्छे खासे मतलब हैं, बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। बात करें तो उन्होंने वर्ष 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा दिया था। वह 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद सत्र में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह एक कवि और एक इस्लामी विद्वान थे जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मोहन शहर के रहने वाले थे। तो नाम क्या हो गया? हसरत मोहानी, ठीक है। क्या हो गया? हसरत मोहानी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में नो टैक्स अभियान शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप पढ़ लो, हमें आंसर बताना है यहाँ पर। देखो कह रहे हैं द्वितीय किसान आंदोलन जो 1931 में हुआ, जवाहरलाल नेहरू तथा उनके सहयोगियों ने सितंबर 1931 में प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में नो टैक्स अभियान शुरू किया गया था। तो कहाँ पर? तो प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में नो टैक्स अभियान शुरू किया गया था। तो हमने फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया है। ये आपका कूट था उस क्वेश्चन का। यहाँ से आप इनको देखते चलें और आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 64 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह केंद्र ब्रिटिश कमांडर सही सुमेलित है? झांसी, कॉलिन कैंपबेल, इलाहाबाद जनरल ह्यूरोज, मथुरा कर्नल नील एंड डी कानपुर जनरल रेनार्ड। कमांडर सही सुमेलित ये बताना है, ठीक है। देखोगे अगर लखनऊ में तो जो भारतीय नेता है वो बेगम हजरत महल, बिरजीस कद्र थे, और ब्रिटिश कमांडर की बात करेंगे तो कॉलिन कैंपबेल। कहाँ की बात हो रही? लखनऊ की। हालांकि लखनऊ इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। मथुरा में आपके कॉलिन कैंपबेल और जनरल हैवलॉक थे, ठीक है। कॉलिन कैंपबेल और जनरल हैवलॉक। और अगर बात करें कानपुर की तो कानपुर में आपके जो थे वो कॉलिन कैंपबेल थे। तो इस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, होना चाहिए था कि सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सी में ऑप्शन जो दिया कर्नल नील, तो कर्नल नील तो वहाँ पर नहीं है, जनरल हैवलॉक है, कॉलिन कैंपबेल है। तो आई थिंक कि ये वाला ऑप्शन सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सही सुमेलित नहीं बल्कि नहीं सही सुमेलित का होना चाहिए था, तब सही है। ऐसे तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महिलाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा, एका आंदोलन और अखिल भारतीय किसान सभा। देखो मैंने पहले भी 1-2 टेस्ट सीरीज में बताया है कि ये 2 क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़ो। जैसे ये उत्तर प्रदेश किसान सभा अलग है, अखिल भारतीय किसान सभा अलग है, अवध किसान सभा अलग है, और सब के जो संस्थापक हैं वो भी अलग है। तो ये क्वेश्चन कई बार कन्फ्यूज़ करता है, मुझे भी कई बार कन्फ्यूज़ किया है। उत्तर प्रदेश किसान सभा की बात करोगे, संस्थापक कौन थे? तो गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, 3 लोग। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय थे। 1918 में इसका गठन होता है। अवध किसान सभा प्रतापगढ़ की बात करोगे तो इसके जो संस्थापक होते हैं वो बाबा रामचंद्र होते हैं। इसकी जो स्थापना होती है वो 1920 में। एका आंदोलन की तो मदारी पासी 1921। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें जो लखनऊ में होती है तो उसके स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक, और 1936 में सबसे लास्ट में यही होती है। सबसे पहले किसका गठन होता है? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका 2 जगह दिया गया है, थोड़ा सा इसमें मिसमैच है। देखोगे अगर उत्तर प्रदेश किसान सभा, फिर अवध किसान सभा सेकेंड, फिर एका आंदोलन, मदारी पासी और अखिल भारतीय किसान सभा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सत्य हो जाता है। बाकी ये भी आपके असत्य हैं। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि बहादुर शाह जफर द्वारा औपचारिक रूप से किसे मथुरा का राजा घोषित किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देवी सिंह, राव उमराव सिंह भाटी, कदम सिंह या लाल प्रताप सिंह। मथुरा की बात हो रही है तो देवी सिंह जो मथुरा, इनका जन्म मथुरा की राया तहसील में हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान वे ब्रज क्षेत्र में विद्रोहियों के नेता थे। तो क्या हो जाएगा? देवी सिंह। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इस आंदोलन की शुरुआत 1866-67 में हुई थी। मौलाना शिबली नुमानी और अल्ताफ़ हुसैन इस आंदोलन के संस्थापक थे। किसके? देवबंद आंदोलन की बात हो रही। हमें बताना है कि कितने ऑप्शन इसमें सत्य हैं, क्या इसका सही आंसर है। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऑप्शन अलग टाइप के दिए रहते हैं तो कई बार गलत होने के चांस हो सकते हैं। यह आंदोलन वर्ष 1866-67 में मुसलमानों में सांस्कृतिक जागरूकता, नैतिकता और समृद्धि लाने के लिए शुरू किया गया था। इसका मुख्य केंद्र की बात करें सहारनपुर जिले में देवबंद में था। तो फर्स्ट सत्य। इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम और नानौ तवी थे। ठीक है, नानौ तवी और रशीद अहमद गंगोही। तो आपका फिर इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन ही सत्य होगा, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलाना शिबली नुमानी नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वाराणसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? मौलवी लियाकत अली, कुंवर सिंह, कदम सिंह या देवी सिंह? देवी सिंह तो अभी आपने मथुरा से देखा है, तो ये आंसर तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। अगर बात करें तो मैंने कई बार आपको कई जगह के बारे में बता दिया है अच्छे से। फ़िलहाल वाराणसी के बारे में बात हो रही है, तो इलाहाबाद एवं बनारस या वाराणसी तो मौलवी लियाकत अली। अगर ब्रिटिश की बात करोगे जिसने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया तो कर्नल ओ'नील। मौलवी लियाकत अली क्या हो जाएगा? तो मौलवी लियाकत अली। आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल ये हमने क्वेश्चन नंबर 65 से कंप्लीट किए हैं, तो आप इनको देखते चलो। आपके हिस्ट्री प्लस यूपी स्पेशल का बहुत अच्छा तैयार हुआ जा रहा है सारा सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का दिया गया है। सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड है। दौलत खाना, विलायती बाग, कैसर बाग, छोटा इमामबाड़ा, मोहम्मद अली शाह, वाजिद अली शाह, आसफ उद्दौला एंड गाजीउद्दीन हैदर। इनको मिलान करना है कि ये किसने बनवाए। यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे यहाँ पर तो दौलत खाना, अगर दौलत खाना की बात करेंगे तो इसको बनवाया है आसफ उद्दौला। ठीक है, बात करें अगर ये विलायती बाग तो इसको गाजीउद्दीन हैदर। ठीक है, कैसर बाग की बात करोगे तो वाजिद अली शाह, इसको तो मतलब नहीं भूल सकते हो। और छोटा इमामबाड़ा की बात करें तो मोहम्मद अली शाह। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हम यहाँ पे कोड जो दिए गए इससे आंसर अगर निकालेंगे, ठीक है, तो A3 B4 C, हाँ बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में चीज़ें अच्छे से दी है आंसर शीट में, तो उससे आप वहाँ पर पढ़ लेना। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको आंसर टिक करा दिया। ठीक है, कह रहे हैं कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? काशी, वत्स, कुरु या अंग? ठीक है, कौशाम्बी तो इनका बड़ा महत्व था उस समय, आपको पता ही है। प्राचीन भारत में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी? तो चेदीवत्स हमने भी पढ़ लिया कि कौशाम्बी जो है प्राचीन भारत में चेदीवत्स महाजनपद की राजधानी थी, जो प्रमुख महाजनपदों में से एक था, जिसमें इंडो आर्यन लोग विभाजित थे। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से हुई? ये क्वेश्चन आपको कम से कम 10-12 बार मिला होगा। यह एक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति ब्रज क्षेत्र में हुई है। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ब्रज।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्मदिन पर किया जाता है? ख्याल नृत्य, रासलीला नृत्य, छपेली नृत्य या धुरंग नृत्य? मैंने डिटेल में इनके सारे नृत्य बताए थे आपको वीडियो में ही, तो आपने देखा होगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की बात हो रही है। ये कह रहे हैं जब पुत्र का जन्म होता है तो पुत्र के जन्म पर कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो जो ख्याल नृत्य है ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्मदिन पर किया जाता है। नृत्य की इस शैली में बांस और रंगीन सजावटी कागजों की मदद से एक लकड़ी का मंदिर बनाया जाता है और कलाकार मंदिर को अपने सिर पर रखकर नृत्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वांग लोक नृत्य प्रचलित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? बोलते तो उत्तर प्रदेश में भी इस बात को है कि ज़्यादा स्वांग ना करो, लेकिन हो सकता है कि कहीं और कभी हो। यह एक नाट्य नृत्य शैली है जिसमें नकल शामिल है, इसके साथ गीत और संवाद भी हैं जो मुख्यतः संवाद प्रधान है। यह राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली, लोक नाट्य शैली है। लेकिन विकल्प यहाँ पर भी कह रहे हैं राजस्थान, सॉरी देखो यहाँ पे कूट दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो तीनों जगह, क्योंकि मैंने नाम सुना है ना, कहते रहते ज़्यादा स्वांग ना करो, आपने भी सुना होगा बहुत सारे लोगों ने। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमने अभी 70 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये आप यहाँ पे मिलान करेंगे, इसके बाद में कोड से आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए। ठीक है, और 74 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा सूची का फिर दे दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना। ये क्षेत्र हैं, ये लोक नृत्य हैं। अभी आपने कुछ नृत्य तो देख ही लिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इनको याद कर लो, इस कूट से भी आपको 4-5 नृत्य पता ही चल जाएंगे। अगर बात करें कि कौन कहाँ होता है, पूर्वांचल में आपका चौरसिया नृत्य होता है। ठीक है, अवध में आपका कलाबाजी। बात करें अगर ये ब्रज क्षेत्र में तो झूला, और बुंदेलखंड में तो दीवारी पाई डंडा। ठीक है, दीवारी पाई डंडा या पाई डंडा। आंसर की बात करोगे A2, B1, C3 एंड D4। C3 और D4 तो सुमेलित ही हैं, तो C3 यहाँ पर भी है और D4 इसमें भी है। ठीक है, लेकिन B2 ये कन्फ्यूज कर रहा था, तो B ऑप्शन हमारा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पूर्वांचल में और भी नृत्य प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर एक नृत्य दिया तो आपने चौरसिया लगा दिया, पर अगर बात करें कटघोड़वा, नटवारी, धोबिया, चौरसिया, धीवर, दादरा, नटुआ और कहरवा। ठीक है, तो ये नृत्य आपके प्रसिद्ध हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस संगीत घराने को पूरब घराना भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। पूरब घराना कहा जाता है मतलब, तो अगर बात करें तो लखनऊ घराना इसे पूरब घराना के नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख घरानों में से एक है। तो क्या हो जाएगा? लखनऊ घराना। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में संगीत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? बरेली के प्रसिद्ध गायक राम पदारथ को अयोध्या नरेश ददुआ का संरक्षण प्राप्त था। बिंदादीन महाराज ने कथक नृत्य में ठुमरी गायन और सनत पिया नामक बंदिश का विकास किया। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके हमें सही उत्तर बताना। ये 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि आपके क्वेश्चन इससे गलत नहीं होंगे। बात करें तो आपके दोनों ही ऑप्शन सत्य हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आगरा संगीत घराने से संबंधित नहीं है? अब देखो यहाँ पर नहीं है, कह रहे हैं ना, नत्थन खान, दिनकर काकिनी, पंडित गणपत राव या फयाज खान। फिलहाल कौन संबंधित नहीं वो बताना है। आगरा संगीत घराना की बात करें तो पंडित गणपत राव जी इससे संबंधित नहीं है। और इस आगरा घराने की गायन शैली ख्याल और ध्रुपद धमार का मिश्रण है। इस घराने के कुछ महत्वपूर्ण गायक फयाज खान, नत्थन खान, भास्कर बखले, लताफ़त हुसैन खान और दिनकर काकिनी संबंधित है। ठीक है, हमने अभी 75 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इनको आप देखते चलो, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कजरी उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा शीत ऋतु में गाई जाती है। ईसुरी फाग बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो नीचे दिए गए कोड से हमें बताना कि कौन से सही उत्तर हैं आपके। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन में है, कितने ऑप्शन सत्य हैं? तो सेकंड ऑप्शन तो ठीक है कि ईसुरी फाग बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है, लेकिन कजरी वाली बात जो है, कजरी आपकी यह बरसात के मौसम में उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा गाया जाता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। शीत ऋतु नहीं बल्कि बरसात के मौसम में। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उन दुखी पत्नियों से संबंधित है जो अपने पतियों से अलग हो गई? ढोला, पनवारा, रागिनी या बिरहा। सिंपली है, जिसमें ज़्यादा दुख होता है या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम सुनते ही रहते हैं इस तरीके से, मतलब गाने अपने यहाँ सुनते हो ना कि बिरहा की रातें हैं, इस तरीके से बातें, तो ये बिरहा जो है ये आपका इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का
ये मेलों के नाम है और ये स्थान है। गोविंद साहब मेला, ददरी मेला, श्रावण झूला मेला या ध्रुपद मेला। अब ये आपको यहाँ पर फिलहाल मिलान करना है। ओके, तो बात करेंगे ददरी मेला, ये आपका बलिया में लगता है। ददरी मेला जो है वो बलिया में लगता है। गोविंद साहब मेला आपका अम्बेडकर नगर में लगता है। ठीक है। श्रावण झूला मेला की बात करें अगर तो ये आपका अयोध्या में लगता है, श्रावण झूला मेला। और बचा ध्रुपद मेला तो ये आपका वाराणसी में लगता है। तो इस तरीके से A1, B2, C4 और D3, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि कैलाश मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिलों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कैलाश मेला के बारे में। या आगरा में एक रंगीन कार्निवल है, यह कैलाश आगरा जिला में भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है, यह अगस्त और सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? D आगरा। कह रहे हैं पूर्ण कुंभ मेला महोत्सव प्रत्येक डैश वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ की बात सुनते ही होंगे, तो 12 वर्षों में सिंपली आयोजित किया जाता है। ये रहे हमारे क्वेश्चन। 79 नंबर से हमने सॉल्व किए हैं। 80, 81, 82, 83। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे भक्ति आंदोलन के एक दक्षिण भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। उनके भक्ति छंदों को सिख धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। तो बताना है कवि संत रविदास के बारे में बात हो रही है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आपका सी में नहीं दिया गया बल्कि फर्स्ट में ही दिया गया, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। बात करें कवि संत रविदास, तो उनका जन्म वर्ष 1388 में वाराणसी जिले में हुआ। वह भक्ति आंदोलन के उत्तर भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। तो कथन फर्स्ट तो सत्य नहीं है। ठीक है। दक्षिण भारतीय कह रहे हैं तो ये आपका गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी। सी ऑप्शन आपका सत्य है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। यानी कि कवि संत रविदास के ही छंद को सिख धर्म ग्रंथों में शामिल किया गया है, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लेखक कवि योगदान सही सुमेलित नहीं है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा, महादेवी वर्मा रश्मि, धर्मवीर भारती भारत भारती। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये कह रहे हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं, धर्मवीर भारती भारत भारती कह रहे हैं। जो भारत भारती है वो आपकी भारत भारती हो गई साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, ना कि धर्मवीर भारती जी के द्वारा। धर्मवीर भारती जी ने गुनाहों का देवता लिखा है। ठीक है, तो क्या हो गया? डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। कर्मभूमि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? मैथिली शरण गुप्त, अमीर खुसरो, मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। मुंशी प्रेमचंद धनपत राय, उनका जन्म वर्ष 1880 में लम्हई वाराणसी में हुआ था। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास, लगभग 250 लघु कथाएं, कई निबंध लिखे हैं। बात करें यहाँ पर तो मुंशी प्रेमचंद, उनके द्वारा कर्मभूमि उपन्यास लिखा गया। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1972, 1975, 1992 में या 1995 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की बात हो रही है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी जो है वो लखनऊ में है। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में उर्दू भाषा के विकास और प्रसार के लिए की गई थी। तो क्या हो जाएगा? 1972। ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन से समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये PYQ एक तरीके से हो गए। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवा। ठीक है, अब ये करंट का हो गया क्वेश्चन। सॉरी एक सेकंड। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या प्रयागराज। भाषा संस्थान की यहाँ पर बात हो रही है। तो फिलहाल जो आपका उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 24 दिसंबर 1994 को हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की बात हो रही और वो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की बात हो रही थी। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आपने पढ़ लिया। ये करंट का है फिलहाल। बात करें अगर तो वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। तो क्या हो जाएगा? दूसरी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट, पेराई सत्र 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिलें संचालित थी? ये 4 ऑप्शन दिए गए, बड़े ही सिंपल है, अच्छे से पढ़ लो। गन्ना एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। पेराई सत्र 2022-23 के दौरान राज्य में कुल 118 चीनी मिलें संचालित थी। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने 84 से क्वेश्चन को देखा है, तो आप 84 से इनको देख लो। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, इस तरीके से 90 तक पहुंच गए हैं।